10 बजने वाले हैं। वक्त है अपना बिहार का। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा। लोकसभा चुनाव का पहला चरण संपन्न हो चुका है। कल दूसरे चरण की वोटिंग है और जैसे जैसे चुनाव आगे बढ़ रहा है, चुनाव प्रचार में मुद्दे भी बदलते जा रहे हैं। पहला चरण पीएम मोदी की गारंटी, परिवारवाद, भ्रष्टाचार के इर्द गिर्द चुनावी मुद्दे घूमते रहे, तो अब पीएम मोदी ने आगे के चुनाव को एक नया एजेंडा दे दिया है। अब चुनाव प्रचार में मुसलमान, घुसपैठिया और दलितों, पिछड़ों के आरक्षण की एंट्री हो चुकी है। धर्म के आधार पर आरक्षण के खिलाफ पीएम मोदी ने एजेंडा सेट कर दिया है। अब इस पर विपक्ष अपसेट हो गया है। रविवार को राजस्थान के बांसवाड़ा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चुनावी जनसभा को संबोधित किया, जिसमें पीएम मोदी ने कांग्रेस के मैनिफेस्टो पर सवाल उठाते हुए कांग्रेस के एजेंडे पर सवाल उठाए थे। पीएम मोदी ने कहा कि ये लोग आपकी संपत्ति छीनकर मुसलमानों को बांटना चाहते हैं। ये लोग आपकी संपत्ति घुसपैठियों और ज्यादा बच्चे पैदा करने वालों को बांटना चाहते हैं। मेरी माता और बहनों की जिंदगी में सोना वो सिर्फ शो करने के लिए नहीं होता है, उसके स्वाभिमान से जुड़ा हुआ है। उसका मंगलसूत्र वो एक सोने का कीमत का मुद्दा नहीं है, उसके जीवन के सपनों से जुड़ा हुआ है। तुम उसे छीनने की बात कर रहे हो अपने मैनिफेस्टो में। गोल ले लेंगे, सबको वितरित कर देंगे। और पहले जब उनकी सरकार थी, उन्होंने कहा था कि देश की संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। इसका मतलब ये संपत्ति इकट्ठी करके किसको बांटेंगे? जिनके ज्यादा बच्चे हैं उनको बांटेंगे। घुसपैठियों को बांटेंगे। क्या आपकी मेहनत की कमाई का पैसा घुसपैठियों को दिया जाएगा? तो तापमान बढ़ने के साथ साथ चुनावी तपिश भी बढ़ती जा रही है और एक बार फिर से चुनाव हिंदू मुसलमान पर घूम रहा है। पीएम मोदी ने कांग्रेस को मुस्लिम परस्त बता दिया है। दूसरे चरण में घुसपैठ का मुद्दा काफी बड़ा हो गया है। बिहार के सीमांचल में भी घुसपैठ एक बड़ा मुद्दा है। सीमांचल के 4 में से 3 जिले में दूसरे चरण में चुनाव है, जिसमें कटिहार, पूर्णिया और किशनगंज में दूसरे चरण में वोटिंग होनी है। तो बिहार के किशनगंज में सबसे ज्यादा मुसलमान हैं। किशनगंज में ओवैसी लगातार कैंप कर रहे हैं। पूर्णिया में भी पीएम मोदी घुसपैठ का मुद्दा उठा चुके हैं। तो यानी इस बार जो दूसरे चरण के चुनाव होने जा रहे हैं, कल जिस पर वोटिंग होगी, उसमें खास तौर पर घुसपैठियों का मुद्दा उठाया गया है। और बात सिर्फ घुसपैठियों और ज्यादा बच्चे पैदा करने वालों को संपत्ति देने तक ही सीमित नहीं है। कर्नाटक में कांग्रेस सरकार पर आरोप लगा है कि उसने तुष्टीकरण के लिए मुसलमानों की सभी जातियों को ओबीसी का आरक्षण दिया है, जिस पर बीजेपी ने पिछड़ों का हक छीनकर मुस्लिमों में बांटने का आरोप लगाया है। पीएम मोदी ने भी कर्नाटक सरकार के इस फैसले पर सवाल उठाते हुए कहा कि कांग्रेस ने सामाजिक न्याय की हत्या कर दी। कांग्रेस ने भारत के सेक्युलरिज्म की हत्या कर दी है और यही मॉडल कांग्रेस पूरे देश में लागू करना चाहती है। कांग्रेस ने सामाजिक न्याय का अपमान किया, सामाजिक न्याय की हत्या की। कांग्रेस ने भारत के सेक्युलरिज्म की हत्या की। कर्नाटका अपना यही मॉडल ये कांग्रेस पूरे देश में लागू करना चाहती। और अब आप इसको समझिए। कर्नाटक में कैटेगरी 1 के तहत 17 मुस्लिम जातियां शामिल हैं, जो 4% ओबीसी कोटे के तहत आवेदन कर सकती है।
और देखिए हम आपको दिखा भी रहे हैं, जिसमें ये ग्राफिक्स के जरिए हम आपको समझाते हैं कि कर्नाटक में सभी मुस्लिमों को जो ओबीसी आरक्षण दिया गया है उस पर क्यों बवाल मचा हुआ है। तो 930 में से 150 सीट पर मुस्लिम वर्ग के लिए आरक्षित करने की बात जो है वो कर्नाटक सरकार की तरफ से की गई है। कर्नाटक में फॉर्मूला लागू किया गया है। कुल सीट का 16% जो है वो मुस्लिमों के लिए दिया गया है। वो मुस्लिम भी शामिल हैं जो आरक्षण के दायरे से बाहर हैं। तो कैटेगरी 1 की अगर हम बात करें तो 4% आरक्षण का कोटा है। 17 मुस्लिम जातियां इसमें शामिल हैं। कैटेगरी 2 की अगर हम बात कर लेते हैं, कैटेगरी 2A की, तो इसमें आरक्षण का कोटा 15% है और जातियां जो है मुस्लिम की, इसमें 19 जातियां मुस्लिम की शामिल है। और इसी बात का मुद्दा उठाते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस पर हमला बोला है और उनकी तरफ से एक बार फिर से कहा गया है कि जो अभी कर्नाटक में किया गया है वो पूरे देश में लागू किया जाएगा। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुसलमानों के लिए घुसपैठिया और ज्यादा बच्चे पैदा करने वाले जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया है और उन्होंने कांग्रेस पर दलितों, पिछड़ों और आदिवासियों के आरक्षण को मजहब के आधार पर मुसलमानों को देने का आरोप लगाया। अब इस पर विपक्ष बौखला गया है तो सत्ताधारी दलों के नेता कांग्रेस पर पलटवार कर रहे हैं। कांग्रेस के मैनिफेस्टो जिसमें सामाजिक न्याय की बात करते हैं, जहाँ पे युवाओं को नौकरी देने की बात करते हैं, जहाँ महिला को सशक्तिकरण देने की बात करते हैं, जहाँ पे ईडब्ल्यूएस लोगों को समान भागीदारी की बात करते हैं, जहाँ पे महिलाओं की हिस्सेदारी की बात करते हैं, जहाँ पे हम लोगों के एम्पावरमेंट की बात करते हैं, जहाँ पे हम देश में गरीब से जो लोअर बिलो पॉवर्टी लाइन के लोगों को उनको गरीबी रेखा से ऊपर लाने की बात करते हैं। ऐसी मैनिफेस्टो और संकल्प से देख के हमारे देश के प्रधानमंत्री जी बड़गला गए हैं, डर गए हैं, अपनी हार उनको साफ दिख रही है, जिसकी वजह से वो अनर्गल बातें कर रहे हैं। बिहार में विपक्ष अपसेट और अपनी तय हार से हताशा में है। पीएम मोदी ने विपक्ष की मंशा को उजागर कर दिया है। कांग्रेस की तुष्टिकरण नीति अब बेपर्दा हो चुकी है। यह साफ हो चुका है कि एक धर्म विशेष के लोगों को खुश करने के लिए कांग्रेस हिंदुओं को बड़ा से बड़ा नुकसान कर सकती है, चाहे संपत्ति की हिस्सेदारी हो अथवा आरक्षण की दावेदारी। कांग्रेस दलित, आदिवासी और पिछड़े वर्ग से आरक्षण छीनकर उसे मजहब के आधार पर मुसलमानों को दे देना चाहती है, लेकिन भाजपा कभी ऐसा नहीं होने देगी। 2024 के लोकसभा चुनाव का एजेंडा सेट हो चुका है। कांग्रेस पार्टी हमेशा से देश में तुष्टीकरण की राजनीति की है और कांग्रेस पार्टी की यही पहचान है कि धर्म के आधार पर खासकर अल्पसंख्यक समाज के लोगों को वोट पाने के लिए किसी हद को भी पार कर सकती है। हमारे देश में एनडीए की सरकार ने सभी धर्मों को समान रूप से अधिकार देने के लिए काम करते रही है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी अब हिंदू मुस्लिम एजेंडा सेट करने में लगे हुए हैं, लेकिन यहाँ देश की जनता ने एजेंडा सेट कर दिया है कि बेरोजगारी से चाहिए आज़ादी, महंगाई से चाहिए आज़ादी, भूखमरी गरीबी से चाहिए आज़ादी। हिंदू मुस्लिम का एजेंडा सेट नहीं हो पा रहा है, इसलिए बीजेपी के लोग आदरणीय प्रधानमंत्री जी अपसेट हैं। विपक्ष के लोग पूरी तरह से एजेंडा सेट कर चुके हैं। रोटी, कपड़ा, मकान। 16 अप्रैल को पीएम मोदी ने पूर्णिया में चुनावी जनसभा की और सीमांचल में घुसपैठ के मुद्दे को उठाते हुए कहा था कि 4 जून के नतीजे सीमांचल को सुरक्षित करेंगे। सीमांचल के सभी 4 जिलों से बंगाल, नेपाल की सीमा लगती है और इन जिलों में बांग्लादेश से आए मुसलमानों की अच्छी खासी आबादी है। सीमांचल में करीब 47% मुस्लिम आबादी है, जबकि पूरे बिहार में मुसलमानों की आबादी करीब 17% है और पूरे देश में औसत 14% है। बिहार का किशनगंज इकलौता जिला है जहां 68% से अधिक मुसलमान हैं। और इसी बीच रुक कर लेते हैं बड़ी खबर की। बीजेपी में शामिल होंगे यूट्यूबर मनीष कश्यप। इस वक्त की बड़ी खबर सूत्रों के हवाले से आपको बता रहे हैं, मनोज तिवारी से बातचीत के बाद सहमति बन चुकी है और दिल्ली पहुंच चुके हैं मनीष कश्यप। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, बीजेपी में शामिल होंगे यूट्यूबर मनीष कश्यप। मनोज तिवारी अररिया पहुंचे थे और उसके बाद ही उनकी मुलाकात
मनीष कश्यप से हुई थी और बताया जा रहा है कि उनकी मुलाकात होने के बाद दोनों के बीच सहमति बन चुकी है और मनीष कश्यप जो हैं वो दिल्ली पहुंच चुके हैं और बहुत जल्द ही वो बीजेपी में शामिल हो जाएंगे। आपको बता दें, मनीष कश्यप बिहार के एक चर्चित यूट्यूबर हैं और हाल ही में जेल से रिहा होकर बाहर आए थे, जिसके बाद उनकी मुलाकात मनोज तिवारी से उस वक्त भी हुई थी और तभी अटकलें लगाई जा रही थी कि वो बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। हालांकि अब जो खबर है उसके मुताबिक आपको बता दें, प्रचार के सिलसिले में बीजेपी सांसद मनोज तिवारी बिहार के अररिया पहुंचे थे और उसके बाद दोनों के बीच मुलाकात हुई है। कुछ सहमति दोनों के बीच बनी है, वो क्या सहमति है वो धीरे धीरे निकलकर सामने आएगा और सबसे पहले हम आपको बताएंगे भी। लेकिन ताजा अपडेट के मुताबिक आपको बता दें, मनीष कश्यप दिल्ली पहुंच चुके हैं और बताया जा रहा है कि बहुत जल्द ही मनीष कश्यप बीजेपी में शामिल हो जाएंगे। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, बीजेपी में शामिल होंगे यूट्यूबर मनीष कश्यप। बताया जा रहा है कि वो इसको लेकर दिल्ली भी पहुंच चुके हैं और यहाँ वो जो है बीजेपी में शामिल होंगे और किन बात को लेकर सहमति बनी है बीजेपी और मनीष कश्यप के बीच में, ये देखने वाली बात होगी। क्या कुछ अपडेट उस पर सामने आता है। और मनीष कश्यप की अगर हम बात करें तो बिहार के चर्चित यूट्यूबर हैं और इन पर भ्रामक वीडियो वायरल करने का आरोप लगा था, जिसमें ये जेल में बंद भी थे और उसके बाद बाहर निकले। बढ़ते आगे, आरा लोकसभा क्षेत्र से बीजेपी प्रत्याशी आरके सिंह एक अखंड कीर्तन में झाल बजाते दिखाई दिए हैं। एक मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा में पहुंचे आरके सिंह ने मंडली के साथ बैठकर कीर्तन किया। दरअसल शाहपुर प्रखंड के पिपरा गांव में एक मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम चल रहा था। अखंड कीर्तन में सांसद भी शामिल हुए और भजन कीर्तन करते हुए दिखाई दिए हैं। और ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं उस वक्त की जब आरके सिंह कीर्तन में शामिल होने के लिए पहुंचे थे, जिसमें आप देख सकते हैं किस तरीके से वो वहां पर मौजूद मंडली के बीच में झाल बजा रहे हैं और भगवान की भक्ति में लीन नजर आ रहे हैं। रोहतास के काराकाट लोकसभा क्षेत्र में डालमिया नगर उद्योग समूह बड़ा मुद्दा बना हुआ है और हर बार ये मुद्दा चुनाव में उठता है, लेकिन आज तक इसका जीर्णोद्धार नहीं हो सका है। बता दें कि इस बार काराकाट सीट हॉट सीट बनी हुई है। पूर्व केंद्रीय मंत्री उपेंद्र कुशवाहा, हिमालय के राजा राम सिंह और भोजपुरी अभिनेता पवन सिंह यहां चुनावी मैदान में हैं। काराकाट लोकसभा क्षेत्र से डालमिया नगर उद्योग परिसर से जायजा लिया है संवाददाता अजीत कुमार ने। मैं खड़ा हूँ अभी काराकाट क्षेत्र के डालमिया नगर में और ये जो इलाका है ये डालमिया नगर का बंद पड़ा उद्योग समूह है। मैं आपको पीछे दिखाना चाहूँगा, ये वही डालमिया नगर का उद्योग पुंज है जो लगभग 80-84 के आसपास ये लगभग पूरी तरह से बंद हो गया और इतने कई दशक बीत जाने के बाद भी अभी भी लोगों की आश है कि कभी न कभी इसका उद्धार होगा। अभी जो वर्तमान में केंद्र सरकार है उससे कुछ उम्मीदें हैं, उनके प्रत्याशी जो भी आते हैं चुनावी मुद्दा बनाते हैं और चले जाते हैं, लेकिन बता दें कि डालमिया नगर की जनता जो है जागरूक हो चुकी है और डालमिया नगर के मुद्दा को लेकर अगर इस बार कोई काम नहीं करता है तो वो पूरी तरह से हम विरोध करने के लिए तैयार हैं, क्योंकि आज का युवा जो है वो जागरूक युवा है और किसी के दबाव में जो ये युवा आने वाला नहीं। अगर जब भी चुनाव आता है तो डालमिया नगर की मुद्दा बनकर ही चुनाव में रोहतास इंडस्ट्री आता है, उसके बाद ये मुद्दा बन के खत्म हो जाता है। तो रेलवे में एक समय पे भारत में राम मंदिर मुद्दा हुआ करता था, लेकिन राम मंदिर तो कंप्लीट हो गया, लेकिन रोहतास इंडस्ट्री अभी भी एक मुद्दा बनता है चुनाव के टाइम में और बंद हो जाता है। अपने समय का एशिया का सबसे बड़ा प्लांट हुआ करता था। है कभी बुलंद हुआ करती थी, चीनी मिल यहाँ हुआ करता था और चीनी मिल की जब मशीनें चलती थी तो कितने लोगों के परिवार चलते थे, कितने रोजी रोटी चलती थी, लेकिन आज जो है ये पूरा खंडहर में तब्दील है और कोई इसको देखने वाला नहीं है। कुछ दशक पूर्व इसे रेलवे ने अधिग्रहण किया था, लेकिन सिर्फ स्क्रैप बेचने तक ही काम रहा और उसके बाद काम आगे नहीं बढ़ पाया, जो यहाँ के लोगों में कहीं ना कहीं इसके लिए मलाल है। अब एक बार फिर डालमिया नगर उद्योग समूह जो है वो चुनावी मुद्दा बना है। देखना है इस बार लोग इस मुद्दे पर कितना वोट करते हैं। अजीत कुमार, न्यूज़ 18, काराकाट। बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के बिहार दौरे पर निशाना साधा है।
तेजस्वी यादव ने कहा कि मुझे खबर मिली है कि जेपी नड्डा अपने साथ कई बैग लाए हैं और उन जगहों पर बांट रहे हैं जहां चुनाव हो रहे हैं। इसकी जांच करा ली जाए। एजेंसियां उनकी खुलेआम मदद कर रही है। जेपी नड्डा के परिवार के ऊपर हमला किया, मीसा भारती का मतलब समझाया। हमको तो खबर आ रहा कि वो बहुत सारा बैग उठा के लाए हैं, जहाँ जहाँ चुनाव रहा वहाँ बांट रहे हैं। चेक करवा ले, आरोप सत्य है, झूठ नहीं बोल रहे। एजेंसियां खुल के मदद कर रही हैं उनको। दिल्ली से आ रहे हैं, 5 बैग भर भर के ला रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के जेपी नड्डा के बिहार दौरे पर सवाल करने वाले बयान पर अब सियासत तेज हो गई है। बता दें कि तेजस्वी यादव ने आरोप लगाते हुए कहा है कि जेपी नड्डा दिल्ली से अपने साथ 5 बैग लेकर आए हैं और उसे उन जगहों पर बांट रहे हैं जहां चुनाव हो रहा है। देखो तो सब कुछ हरा ही हरा नजर आता है। उसी प्रकार से जो भ्रष्टाचारवाद के पोषित लोग हैं, तेजस्वी यादव जैसे लोग जो लालू यादव के भ्रष्टाचार की गंगा से बहकर निकले हैं, उनको पूरी की पूरी दुनिया भ्रष्टाचारी ही नजर आती है। भाजपा के किसी भी नेता पर, अटल जी हो, आडवाणी जी हो, नरेंद्र मोदी जी हो, नितिन गडकरी जी हो या हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हो, किसी पर भी 1 पैसे के भी भ्रष्टाचार का आरोप नहीं है। और ये बात कहना तेजस्वी यादव की ओछी मानसिकता को भी दर्शाता है कि भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बैग में नोट भरकर लाए। हमें तो तेजस्वी यादव जी के खुफिया तंत्र पर बड़ा आश्चर्य होता है। भाजपा के नेताओं के विषय में एक से एक उल जलूल बातें करते रहते हैं, बताते रहते हैं, लेकिन जब जांच एजेंसियां उनके घर जाती है, उनके करीबियों के घर छापे मारती है, भारी मात्रा में चीजें बरामद होती है, कभी कैश बरामद होता है, कागजात बरामद होते हैं, तार जुड़ते हैं, तब तो इनकी तरफ से कोई एक्सप्लेनेशन नहीं आता है। एक लाइन में कहकर निकल जाते हैं कि पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर एजेंसियां कार्रवाई कर रही हैं। अरे भैया, एनडीए के खेमे को धनबल की कोई आवश्यकता नहीं है, बाहुबल की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जनता का बल एनडीए के खेमे के साथ है। धुआं वहीं उठता है जहां आग होती है। तेजस्वी यादव जी अगर आरोप लगा रहे हैं नड्डा जी के ऊपर, तो कहीं न कहीं उसमें सच्चाई होगी ही होगी, लेकिन जांच तो उनकी होगी नहीं। जांच तो राहुल गांधी जी के हेलीकॉप्टर की होगी, भारतीय जनता पार्टी के किसी नेताओं का नहीं होगा। अभी भी समय है, जो एजेंसियां हैं वो चेत जाएं और ईमानदारी से अपना काम करें, और जो उन पर आरोप लगा है बहुत संगीन और बहुत गंभीर आरोप है, इसकी तुरंत जांच कराएं और देखें कि वो पैकेट कहाँ गया है, कहाँ नहीं गया है, वो बैग कहाँ गया है, किसके बीच में बटा है, क्योंकि इस तरह के आरोप हवा में नहीं लगाए जाते। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।